हेलो दोस्तों। एच फाउंडेशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने इस वीडियो का पहला एक वीडियो कवर कर लिया था जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के सामान्य गुण पढ़ लिए थे और हमने सूचक के बारे में भी पढ़ लिया था। अब उससे आगे आज हम अम्ल की जो है, अम्ल या क्षार जो है, उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हमने पहले पढ़े थे वो लगभग आपके कैसे थे, वो एक तरह के भौतिक गुण थे। पर अगर हम देखें कि वो अलग अलग रसायन में या अलग अलग पदार्थों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पे हमको पता लगेगा कि उसमें हमको रासायनिक गुण क्या होंगे उनके। मतलब रासायनिक गुण का मतलब यही हुआ कि धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। अगर आपके धातु अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हमने पहले वाले वीडियो में तो ये कवर कर लिया था आपके, जिसमें ये पढ़ लिया था हमने अम्ल और क्षार, लवण पढ़ लिए थे हमने, सूचक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में लगभग हम क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, एक तो धातु के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है वो क्या टॉपिक है, धातु के साथ अम्लों अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि धातु के साथ यहाँ पे आपके पास क्या है, अम्ल भी है और क्षार भी है। पर हम इस वीडियो में पहले इसमें हम क्या करेंगे, धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले अगर आपके पास धातु है और अम्ल के साथ जब वो अभिक्रिया करता है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पहले नंबर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में धातु लवण, और एक गैस मिलती है जिसका नाम है आपके पास हाइड्रोजन गैस। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है आपके कि जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस मिलती है। तो हमको पता है कि यहाँ पे ये तो गैस है नहीं, तो यहाँ कौन सी गैस मिल रही है आपको, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम आंसर निकाल देंगे पहले नंबर के, हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है Zn, जिंक है आपके पास, और जिंक जो है आपके H2SO4 मतलब आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उससे अभिक्रिया कर रहा है, क्योंकि ये अम्ल है और ये धातु है। और हमने देखा कि जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पहले नंबर तो मिलेगा धातु का लवण। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जिंक है, और ये क्या है आपके पास SO4। तो ये आपके पास क्या मिल गया, धातु के लवण या जिंक सल्फेट मिल गया। फिर दूसरा अगर हम देखें तो आपको कौन सी गैस मिल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि नॉर्मली हम इस अभिक्रिया को जब भी करवा रहे हैं तो आपको एक तो मिल रहा है जिंक का सल्फेट और यहाँ मिल रहा है आपको हाइड्रोजन गैस। तो मेनली यहाँ पे कौन सी गैस मिल रही है आपको, हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर है फेरस, और आप इसको डाल दो किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। ठीक है, मतलब आपने एक विलियन लिया और विलियन जो था वो किसका था, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आपने लोहे के टुकड़े या लोहे का बुरादा जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि वहां पर सबसे पहले एक तो आपको लवण मिलेगा। लवण कौन सा मिलेगा, तो आप अगर देखो इस अभिक्रिया को, तो जो Fe है वो Fe क्या है, आपके जो हाइड्रोजन है उससे अधिक क्रियाशील है। तो नॉर्मली सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में बाहर मिलेगी आपको। तो यहाँ आपको कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस। फिर जब इसने यहाँ पे इसको हटाया तो फेरस किसी जगह ले रहा है आपके हाइड्रोजन की, और जब फेरस इसकी जगह लेगा तो क्या बनाएगा आपके FeSO4। यहाँ पे जो हमको मिला वो क्या मिला, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, तो ये आपके लोहे का सल्फेट या लोहे का क्या है, लवण है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिख रखा था धातु लवण, तो धातु लवण का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली आपके पास Fe होगा यहाँ पे, या सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, कोई भी धातु होगा, और उसके साथ यहाँ पे कुछ एक आपके नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल या आप बोल सकते हो अधातु। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे SO4, आपके क्या हो सकता है NO3, आपके और क्या हो सकता है क्लोराइड। तो अगर ये सारी चीजें किसी भी धातु के साथ आ रही है, जैसे कि आपके Fe के साथ आ रही है तो आपने बोला कि ये लोहे का लवण है, और अगर ये मान लो आपके सोडियम के साथ आ रही है तो आप बोलोगे कि सोडियम का लवण है, और अगर आप बोल रहे हो कि जिंक के साथ आ रही है तो ये किसका किसका लवण है, जिंक का लवण है। तो इस तरह से SO4 के साथ देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, जिंक था, तो आपने बोला कि ये धातु लवण है या जिंक का लवण है। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो जहां पर भी ये चीजें देखने को मिलेगी, जहां पे एक तो आपके पास धातु है और एक आपके पास ये क्या है SO4 NO3 या क्लोराइड, इनमें से कुछ भी है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रख दोगे, आप रख दोगे उसे लवण की कैटेगरी में। ठीक है, तो देखो के बाद अगर हम देखें कि नॉर्मली हमको यहाँ पे जो गैस मिली वो कौन सी गैस मिली थी आपको, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे अपन ले लें यहाँ पे Zn।
और यहाँ पे ले ले हैं HCl। ठीक है, HCl भी आपका क्या है, एक अम्ल है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नॉर्मली यही अम्ल जो है हमारे आमाशय में या पेट में भी पाया जाता है। जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, जिंक के साथ, तो जिंक क्या करेगा, वही चीज हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका उसको विस्थापित करेगा। और हाइड्रोजन जब विस्थापित होती है, बाहर निकलती है, तो किस रूप में निकलेगी, आपके गैस के रूप में। क्योंकि ये गैस के रूप में बाहर हो गई, उत्सर्जित हो गई। तो अब आपके पास क्या बचा है, एक तो बचा आपके पास जिंक, एक आपके पास बचा है क्लोरीन। तो आप देखोगे यहाँ पे ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड बन गया। और जिंक क्लोराइड भी क्या है, एक तरह का लवण। तो सब अभिक्रिया में अगर हम देखें तो कॉमन चीज ये चल रही है कि सबसे पहले तो आपको एक लवण मिल रहा है और उसके साथ एक कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि काफी ज्वलनशील गैस होती है या फिर बहुत ही ज्यादा क्रियाशील अभिक्रिया होती है, सॉरी, बहुत ही अधिक क्रियाशील गैस है। अगर इसको वातावरण में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फटाफट क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली हम ये ध्यान रखते हैं कि जब भी इस गैस का या इस तरह का परीक्षण करते हैं तो हम इस हाइड्रोजन गैस को वातावरण में सीधे संपर्क में नहीं आने देते हैं। हम कोई ना कोई दूसरा माध्यम चुनते हैं जिस माध्यम से हम इस हाइड्रोजन गैस को पास कर सकें। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। जैसे अब दूसरा क्या है, आपने देखा कि नॉर्मली जितने भी अम्ल हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने पे आपको क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। पर क्वेश्चन एक और ये बनता है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो धातु के साथ अभिक्रिया तो करेगा पर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपके पास नाइट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, आपके नाइट्रिक अम्ल। नॉर्मली जो HNO3 है, ये जब आपके धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने पर जो नॉर्मली जो अम्ल के गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि अभिक्रिया करने पर आपको एक तो मिलेगा लवण और एक मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। पर ये क्या करता है कि ये आपके जितने भी लवण है या जितने भी धातु है उनसे अभिक्रिया तो करेगा। और अभिक्रिया करने के बाद मान लो कि जो गैस उत्पन्न हुई वो कौन सी हुई, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस में क्या करता है, एक ऑक्सीजन जोड़कर इसको किस में बदल देता है, जल में। अब आप बोलोगे कि ये ऑक्सीजन क्यों जोड़ देता है, ये जल में क्यों ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो आप ध्यान रखो कि इसका एक गुण है कि यह प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, अब ये ऑक्सीकारक हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन और कारक का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ने वाला भाग। तो अगर किसी भी अभिक्रिया में कोई ऑक्सीजन जोड़ने में मदद कर रहा है तो हम बोलते थे उसको ऑक्सीकारक। और यहाँ पे एक वर्ड और लिख दिया हमने कि प्रबल। प्रबल का मतलब ये हुआ कि कोई अगर धीरे धीरे ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो प्रबल वाला जो होगा वो बहुत फटाफट या बहुत शीघ्रता से ही क्या कर देगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो अगर वो फटाफट अपना काम कर रहा है या शीघ्रता से काम कर रहा है तो अपन उसको क्या बोल दिया, प्रबल बोल दिया। अब आपका जो HNO3 है इसका जो नेचर है वो नेचर भी कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक। कैसा नेचर है, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया कि प्रबल ऑक्सीकारक है। पर इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब भी ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको पता है एक तो मिलता है लवण और एक क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस। पर इसका नेचर तो कैसा है, ऑक्सीकारक। कि भाई जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है मैं फटाफट उसमें ऑक्सीजन जोड़ दूंगा। तो नॉर्मली जो आपका HNO3 है वो इसमें क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को जोड़ देगा। अब इसमें जब ऑक्सीजन को जोड़ देगा तो आपको क्या मिला, H2O। अब क्योंकि पूरे उत्पाद के रूप में आपको पहला तो मिला लवण और दूसरा क्या मिला आपको, H2O जल। तो क्योंकि हमको इसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है ना, प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में, तो हमने कह दिया कि सबसे पहले कि भाई नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस देने की जगह क्या देता है, आपको जल देता है। समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सिंपल कि जब ऐसा कौन सा अम्ल है जब धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो आपको आंसर याद आना चाहिए नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल। क्यों नहीं करता है, कारण क्या है, तो कारण हमने बोला कि अगर ये जो इसका जो नेचर है या इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ऑक्सीकारक प्रकृति है। ऑक्सीकारक का मतलब ये ऑक्सीजन जोड़ने में फटाफट मदद करता है। तो जो भी हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है धातु और अम्ल की अभिक्रिया से वो उस हाइड्रोजन को किस में परिवर्तित कर देता है, जल में। क्योंकि जल में परिवर्तित कर दिया और हमको उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस नहीं मिली, इसलिए हमने वापस से क्या कह दिया कि ये तो हाइड्रोजन गैस देगा ही नहीं, ये तो हमेशा हमको क्या देगा, लवण के साथ जल देगा। ठीक है, तो आपको ये उदाहरण याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। और बोल सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, आपके अपवाद है, तो इस अपवाद को आपको याद रखना है। ठीक है, अब नॉर्मली अम्ल जो है वो अधिकतर धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं। क्षार की बात करते हैं कि जो क्षार हैं वो भी आपके क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और वो भी आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो पहला स्टेटमेंट आपके आएगा, कैसा स्टेटमेंट आया कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? तो आप बोलोगे सही है कि जो क्षार हैं वो भी क्या कर सकते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है आपके कि सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सभी धातु नहीं करेंगे, सिर्फ दो धातु आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है Zn और एक आपको याद रखना है Sn। Zn का मतलब आपके हो गया जिंक, ठीक है, और Sn का मतलब आपके हो गया टिन, ठीक है। तो ये दो उदाहरण क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि दो धातु ही हैं जो आप समझोगे कि जब अम्ल से क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे, बाकी कोई भी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपको ये अपवाद स्वरूप पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से दो धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आप बोल दोगे एक तो है जिंक, एक है टिन। तो जिंक और टिन आपको याद रखना है, याद रख लोगे, ठीक है। इसमें क्या बनेगा आपकी अभिक्रिया में, अगर आप देखो तो अगर Zn अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, कोई भी आपने एग्जाम्पल ले लिया NaOH, ये आपके क्या है, क्षार है, और ये प्रबल क्षार है नॉर्मली। तो अभिक्रिया जब आप कराओगे तो सोडियम क्या करता है, सोडियम इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, Zn क्या करता है, Zn जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। मतलब देखो अगर मैं इस पूरे ZnO2 को बोलूं ZnO2, ठीक है, और इस पे लगा दूं -2, तो इसको हम बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं, जिंकेट, ठीक है। अब इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, सोडियम, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम का क्या नाम होगा, सोडियम। और इसको क्या बोलते हैं, जिंकेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ क्या जुड़ जाता, Sn जुड़ जाता, तो इसका क्या नाम हो जाता, इसका नाम हो जाता टिन जिंकेट, ठीक है। तो ZnO2 इसको याद रखना है आपको कि ZnO2 क्या है, एक तरह का सोडियम का साथ जब लवण बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, तो हमको बस इस जिंकेट का वर्ड याद रखना चाहिए, जिंकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये आपकी सिंपल सी अभिक्रिया थी धातु और क्षार की, ठीक है। तो इसमें हमको समझ में आ गया। अब अगर हम देखें कि जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे? भाई हमने ये बोल दिया कि हाँ धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकल रही है ये हमको कैसे पता लगेगा? तो हमने एक चीज और भी सीखी थी कि हाइड्रोजन गैस को जब हम उत्सर्जित करवाते हैं तो हम सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं लाने देते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, काफी क्रियाशील गैस है और वो जल्दी फटाफट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आप इसको, इस हाइड्रोजन गैस को हम किसके अंदर लेके आते हैं, हम लेके आते हैं साबुन से जो आपका साबुन का पानी है उसमें से गुजारते हैं। इस डायग्राम को अगर हम सही से समझे तो कैसे, आप देखो कि क्या है हमारे पास हाइड्रोजन का परीक्षण। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ये टेस्ट ट्यूब है, ये परख नली है, इसके अंदर एक अम्ल ले लिया जिसका नाम है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल ले रखा है हमने, तनु H2SO4, ये अम्ल हमने इसके अंदर पहले से रख रखा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक कोर्क लगा रखी है। कोर्क क्या करेगा कि जो गैस है उसको सीधा बाहर नहीं आने देगा, और कोर्क क्या करेगा, एक सील का काम करेगा कि सील लगा मतलब आपको पैक करने का काम करेगा। फिर इस कोर्क के अंदर बीच में से हमने एक नली डाल रखी है, वो नली क्या करेगी, जब यहाँ से कोई गैस उत्सर्जित होगी तो उस गैस को यहाँ से लेके आएगा, कहाँ पे, इस बीकर के अंदर लेके आएगा, ठीक है। कैसे, अब आपने H2SO4 ले रखा था, H2SO4 में आपने क्या किया, आपने ऊपर से थोड़े जिंक के दानों को डालना शुरू किया, या जिंक का बुरादा हो सकता है, जिंक के दाने हो सकते हैं, या जिंक का कोई भी भाग हो सकता है जो आपने इसमें डालना शुरू किया। आपने जब डाला इसमें तो आपने देखा कि इसमें से गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी निकलेगी, हम बोलेंगे H2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। अब ये H2 गैस इस पाइप में से, इस ट्यूब में से होती हुई कहाँ जाएगी, आपके इसमें जाएगी, और ये यहाँ से होते 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 कहाँ जाएगी, आपके साबुन के पानी में। साबुन के पानी में लाने का कारण यही बताया हमने कि ये फटाफट अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो वहाँ पे रिएक्शन होती, ब्लास्ट हो जाता, तो यहाँ पे जो इस प्रैक्टिकल कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसको साबुन के पानी से गुजारा। अब जब ये यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे साबुन का जो पानी है, वो साबुन के पानी में कौन सी गैस जा रही है, आपके हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कुछ बुलबुले बनना शुरू होंगे। बचपन में हम देखते थे कि भाई हम अगर पानी के अंदर नली से ऐसे फूंक मारते थे तो बहुत सारे बबल्स बनते थे और उस तरह से ऊपर होते थे, या फिर हम वो कुछ लेके एक सर्फ का ऐसा कुछ आइटम लेके आते थे जिसमें फूंक मारते थे, तो क्या होता था, पूरी तरफ इस तरह से बबल देखने को मिलते थे, फिर उसके पीछे भागते थे। तो वो जो बबल्स होते थे, उन बबल्स में नॉर्मली क्या होता था, जो हम फूंक मार रहे हैं वो गैस उसके अंदर भर जाती थी,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैस आ रही है वो गैस कौन सी आ रही है, वो तो हाइड्रोजन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गैस कौन सी उत्सर्जित हो रही है, आपके हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आएगी तो इस साबुन के पानी के जो बुलबुले बनेंगे उसमें कौन सी गैस भर जाएगी, आप बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भर जाएगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ से धीरे धीरे बुलबुले बने, और आपको पता है कि इनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, H2 गैस, H2 गैस, H2 गैस। ठीक है। अब इस H2 गैस से भरे हुए जो साबुन के बुलबुले हैं ये धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आने पर आप देखो कि जब इसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को, तो आप देखो कि जलती हुई मोमबत्ती जब इधर लाएंगे तो ये जो बबल्स हैं ये धीरे धीरे फूटना शुरू हो जाएंगे, और जब फूटेंगे तो यहाँ पे जो ये ज्वाला है, ये आप देखोगे कौन सी ज्वाला है, आपकी जो मोमबत्ती की है वो फट फट ध्वनि के साथ जलेगी। किसके साथ जलेगी, फट फट ध्वनि के साथ। तो आपने जो ऊपर लिखा था कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या है, तो परीक्षण यही है कि जब भी साबुन से भरे बुलबुले के ऊपर हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले पर जब भी हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं तो वो फट फट ध्वनि के साथ जलते हैं। कौन सी ध्वनि के साथ, फट फट ध्वनि के साथ। अगर फट फट ध्वनि है तो कंफर्म है कि उसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और अगर वो साउंड या वो ध्वनि अपन को सुनाई नहीं दे रही है तो हम नहीं कह सकते कि वो हाइड्रोजन गैस है फिर। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका सीधा क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए जो बुलबुले हैं उसके ऊपर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को लेके आते हैं तो उसमें फट फट ध्वनि के साथ आपकी जो मोमबत्ती है वो जलती है। यही हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है, यही हमको बताता है कि यहाँ पे जो ये बुलबुले थे इनके अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखें, पहली आपकी जो अभिक्रिया थी वो कौन सी थी, आपके धातु कार्बोनेट, सॉरी, धातु प्लस अम्ल और धातु प्लस क्षार की अभिक्रिया। मतलब हमारा जो टॉपिक हमने देखा था उसमें हमने ये वाला जो टॉपिक था धातु के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया यहाँ पे कर ली। अब दूसरा जो हमारे टॉपिक है वो क्या है आपके पास, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो इसको देख लेते हैं हम आगे। ठीक है। ठीक है, इधर देखें हम, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, और जब अभिक्रिया होगी तो लवण, जल और CO2 बनेगा। ये रिएक्शन देखने में बहुत भारी लग रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको समझ लेते हैं कि आपके पास जो ये धातु कार्बोनेट है ये एक्चुअल में क्या होता है। आपने सुना होगा कि कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, और ये क्या होता है, -2। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक है। अगर मैं इसके साथ कोई भी धातु जोड़ता हूँ, धातु का मतलब मैंने जोड़ा सोडियम, तो मैंने बोल दिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। क्या बोल दिया आपने इसको, सोडियम कार्बोनेट। अगर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम जोड़ा तो मैंने इसको बोल दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम जोड़ा तो एल्यूमिनियम जोड़ते ही आप क्या बोलोगे इसको, ये एल्यूमिनियम जोड़ते ही आप इसको क्या बोलोगे, कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि जो भी कार्बोनेट के साथ ये जुड़ रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये एक्चुअल में क्या है, धातु है। और इनको हमने क्या बोल दिया कि साथ में कंबाइन करके एक नाम दे दिया, धातु कार्बोनेट। ठीक है। तो पहले नंबर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि धातु कार्बोनेट होते क्या है। ठीक है। मतलब सिंपल, धातु है और उसके साथ कार्बोनेट है, उसको हम क्या बोल देंगे, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट बनने के बाद आप देखो कि यहाँ पे हमको अभिक्रिया किससे करानी है, उसकी अम्ल के साथ। अब अम्ल के साथ जब अभिक्रिया की बात करेंगे हम, ठीक है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो अम्ल के उदाहरण हो सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके अम्ल के उदाहरण है। जैसे हमको सिंपल सा देखा जाए तो आपके पास एक था H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक आपके पास था HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये आपके पास होता है HCl, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन तीनों अम्ल को साथ में हम एक और शब्द बोलते हैं, वो भी आप याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं खनिज अम्ल। ठीक है। अब ये तीन अम्ल जो होते हैं नॉर्मली हमारे लेबोरेटरी में या जो भी प्रयोग होता है उसमें ज़्यादातर हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जहाँ पर भी हम उदाहरण लिखेंगे नॉर्मली हम इन्हीं का उपयोग करके लिख देंगे। ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन है अभिक्रिया उसमें हमने क्या ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। मतलब ये तो हो गया आपका धातु कार्बोनेट और ये क्या हो गया, अम्ल। अब यहाँ पे हमको तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पर अगर हम समझे कि भाई प्रोडक्ट को हम कैसे रटें, कैसे याद रखें, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एक शब्द पकड़ेंगे। यहाँ पे जो वर्ड लिखा होता है आपके कार्बोनेट, क्या लिखा होता है, कार्बोनेट। तो आपके पास जो अभिक्रिया थी वो क्या थी, Na2CO3। अगर आप देखोगे कार्बोनेट के अंदर कौन सी गैस है, तो आप देखो कि अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन कम करूं तो आपको मिलेगी CO2 गैस। कौन सी गैस मिलेगी, CO2। मतलब इसके अंदर CO2 गैस छुपी हुई है।
तो अगर मैं कभी अभिक्रिया कराऊंगा तो ये छिपी हुई जो CO2 है वो बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि जब भी मैं इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराऊंगा HCl, तो इसमें सबसे पहले कौन सी गैस बाहर जाएगी? CO2। तो हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे हम लिखें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी गैस मिलेगी? तो आप बोलोगे सबसे पहले आपको गैस मिलेगी CO2। कौन सी गैस मिलेगी? CO2। अब देखो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे आप कितनी गई आपके बाहर? 2। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बची हुई है। ये ऑक्सीजन जो है ये किससे अभिक्रिया करना चाहेगी? हाइड्रोजन से। किससे अभिक्रिया करना चाहेगी? हाइड्रोजन से। और अगर हम ध्यान रखें कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O, जल बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। मतलब दो चीजें तो हमको समझ में आ गई कि एक तो CO2 मिल रहा है किस में से? कार्बोनेट में से। कार्बोनेट का जो एक ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। अब बचा क्या आपके पास? बस उसको देख लो आप। तो आप देखोगे कि आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? एक तो बचा हुआ है सोडियम, एक आपके पास बचा है क्लोरीन। और आपको पता है कि सोडियम और जो क्लोरीन है जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो हो गया आपके लवण, ये आपके क्या है? H2O, ये हो गया आपके जल। और एक मिला आपको CO2, ये क्या हो गया? आपके CO2 गैस। मतलब इसमें सिंपल अभिक्रिया हम आसानी से समझ पाए कि अगर जब भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको तीन चीजें हमेशा मुख्यतः मिलेगी। एक तो मिलेगा CO2 गैस, एक मिलेगी मिलेगा जल, और एक मिलेगा आपको लवण। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे आपसे पूछा था कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मिलती है? तो आपने बोला था कि भाई हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। वैसे ही आपसे पूछे कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस मिलेगी? तो कार्बोनेट आते ही दिमाग में आपके आना चाहिए कि कार्बोनेट का मतलब कौन सी गैस? CO2, क्योंकि कार्बोनेट क्या होता है? CO3, और CO3 के अंदर CO2 गैस छिपी हुई है। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब कार्बोनेट वाली चीज समझ में आ गई। इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो सकते हैं बताओ? जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर किसी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करे तो ये आपके हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके क्या हो गया? सोडियम का सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब ये क्या हो गया आपके? धातु कार्बोनेट। और ये क्या हो गया आपके? अम्ल। दोनों की अभिक्रिया कराओगे। मैंने कहा कि आपको सबसे पहले कार्बोनेट पे फोकस करना है। कार्बोनेट का मतलब कौन सी गैस मिलेगी आपको? CO2। तो सबसे पहले इसमें से CO2 गैस आप बाहर कर दो। कर दिया आपने। अब उसके बाद देखो कि CO2 गैस बाहर जाने के बाद यहाँ बचेगी एक ऑक्सीजन, और यहाँ से देखो क्या आएगा? हाइड्रोजन। H2 और O मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक है, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा SO4, और यहाँ पे क्या बचा? मैग्नीशियम। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास? मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का लवण मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? जल। यहाँ पे क्या मिल गया? CO2। तो ये भी हमारे एक दूसरा उदाहरण हो सकता है धातु कार्बोनेट और अम्ल का। ठीक है, अब इसके बाद आपकी अगली अभिक्रिया जो है वो क्या है? कि भाई धातु कार्बोनेट तो समझ में आ गया, धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या मिलेगा? तो सेम प्रोडक्ट आपको याद रखना है, चाहे आपके धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है। बस क्या है कि यहाँ पे जो आपका कार्बोनेट का सूत्र था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? आप देखो वहां सिर्फ लिखा हुआ था कार्बोनेट, मतलब वहां पे सिर्फ क्या था? CO3। पर यहाँ पे एक चीज और आ गई आपके, हाइड्रोजन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहीं कहीं पे हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक वर्ड और लिखा होगा आपके, बाई कार्बोनेट। क्या लिखा होगा आपके? बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट को भी आपको दिमाग में रखना है कि बाई कार्बोनेट बोल दे चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें देखो सेम वही आपको याद रखना है कि आपके पास तो बस एक ही चीज पे फोकस करना है कि हमको तो किससे मतलब है? कार्बोनेट से। किससे मतलब है? कार्बोनेट से। जब भी कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? आप बोलोगे इसमें से तो हमेशा CO2 गैस मिलती है, तो आप लिख दो यहाँ पे कौन सी गैस? CO2। फिर मैंने बोला कि यहाँ की जो एक ऑक्सीजन बच गई वो इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? तो आप बोलोगे H2O बनाएगी। फिर आपने बोला ठीक है, अब क्या बच गया? अब बचा हमारे पास सोडियम, और एक बचा हमारे पास क्लोरीन, और सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे? आपके सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे? ये तो हो गया आपके लवण। इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे जल। और यहाँ कौन सी गैस मिल रही है आपको? CO2 गैस। ठीक है, तो अभिक्रिया के आपके चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर उसमें हमने अम्ल डाला है या अम्ल से अभिक्रिया कराई है तो आपको हमेशा तीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो लवण होगा,
एक जल होगा और एक CO2 गैस होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम। जैसे आपके पास क्या हो यहाँ पे, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, तो ये भी आपके धातु कार्बोनेट हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। सेम प्रोडक्ट बनेंगे आपके, कौन सी गैस पहले निकलेगी आपको पता होना चाहिए, CO2 गैस। फिर यहाँ की एक ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमेशा जल बनाएंगे, H2O। ठीक है, फिर बाद में आप देखोगे क्या बचा यहाँ पे, पोटेशियम, और यहाँ पे क्या बचा, क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम देखेंगे ये बैलेंस है या नहीं है, तो आप देखो बैलेंस भी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, H कितने आपके पास, 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन कितने टोटल 3 है, तो यहाँ देखो आप 1 और 2 ये रहे, 3 हो गए। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, और पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बैलेंस भी है और इजीली हमको जो प्रोडक्ट चाहिए थे वो भी इसमें मिल गए। समझ में यहाँ तक? तो सिंपल सी इस बस अभिक्रिया यही है कि कार्बोनेट आ जाए चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए, हमको तो बस ये याद रखना है कि एक गैस हमको मिलेगी CO2 गैस, एक मिलेगा H2O और एक मिलेगा हमको लवण KCl। ठीक है, अब NaCl, अगर सोडियम धातु होता NaCl मिल जाता, पोटेशियम है तो KCl मिल जाता, मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता। मतलब जो जिस तरह का धातु लवण आपने धातु कार्बोनेट ले रखा है उसी तरह का आपका धातु लवण मिलेगा। ठीक है, आगे देखें हम कि भाई जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपके हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या था कि जब भी हम उसको साबुन के पानी से गुजार रहे थे तो उसके जो बुलबुले बन रहे थे, उस बुलबुले के सामने अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आ रहे थे तो फट फट ध्वनि के साथ जल रहे थे, है ना। तो ऐसे ही आपको CO2 गैस का भी पता होना चाहिए कि CO2 गैस को भी हम अगर टेस्ट करना चाहें, पता करना चाहें कि किसी विलयन में से CO2 गैस उत्सर्जित हो रही है तो कैसे पता करें। तो उसका परीक्षण क्या है कि जब भी हम CO2 गैस को चूने के पानी से, किसके पानी से, चूने के पानी से गुजारोगे, चूने के पानी से जब हम कौन सी गैस गुजारते हैं, CO2, तो चूने का जो पानी है उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। मतलब जो दूध का कलर होता है, जैसे हम पानी में या पानी में दूध मिलाएं तो जैसा पानी का कलर हो जाएगा दूध जैसा, वैसा ही कलर हमको कहाँ देखने को मिलता है, दूधिया जो है वो हमको जब मिलता है जब हम चूने के पानी में से CO2 गैस को गुजारते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करें, रिएक्शन क्या है इसकी, तो चूने का पानी का मतलब हुआ ये है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जब हम CO2 गैस गुजारते हैं तो इस CO2 गैस को गुजारने पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको अगर हम तोड़ें तो हमको पता लगेगा, देखो CaOH कितने हैं आपके पास, 2, OH कितने हैं आपके पास, आप बोलोगे 2 OH है। इसमें से अब देखो आप, तो ये देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, H2, और ये क्या बन रहा है आपके O। तो H2O तो यहाँ से बाहर हो गया, H2O जब यहाँ से बाहर हुआ तो ये तो निकल जाएगा जल के रूप में। यहाँ क्या बची, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, CO2 से जुड़ जाएगी, और CO2 से जुड़ने पे क्या बनाएगी, CO3। CO3 हमने पढ़ा था ये कार्बोनेट है और ये कैल्शियम है, कैल्शियम और कार्बोनेट की दोनों की वैलेंसी सेम होती है, कैंसिल करके क्या बना दोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम और यहाँ मिल जाएगा आपको कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपके इस विलयन में बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनके तैयार हुआ और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है आपके सफेद। तो जो दूधिया रंग आया आपके वो किस कारण आया, तो आप बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण आया। तो पहला कारण, तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि CO2 गैस का परीक्षण क्या है, तो हम बोलते हैं जब चूने के पानी से CO2 गैस को गुजारते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो दूधिया पदार्थ बनता है ये किसके कारण बनता है, तो आप बोलोगे दूधिया जो रंग आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखो कि अगर हम इसमें और कोई टेस्ट करना चाहें तो कैसे पता लगेगा CO2 गैस का, तो आप ध्यान रखो कि जब CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस है, अगर CO2 गैस में से के ऊपर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आए तो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। सिंपल सा है कि हमने देख रखा है कि जितने भी वो अग्निशमन वाले टैंक होते हैं तो उसमें से जो गैस मिलती है वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस। और वो CO2 गैस क्या करती है, कहीं पे भी पेट्रोल या जो बिजली वाली आग होती है उसको आसानी से बुझा देती है। तो वहाँ पे बुझाने का काम जो एक्चुअल में गैस करती है वो कौन सी है, CO2। तो इसी तरह से जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे और कहीं से गैस उत्सर्जित हो रही है वो कौन सी है, CO2। और इसके ऊपर अगर हम कौन सी मोमबत्ती लेके आ जाए, जलती हुई मोमबत्ती, आप अगर ये मोमबत्ती लेके आ जाओ तो ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये CO2 गैस यहाँ आएगी ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और मोमबत्ती बुझ जाती है तो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो गैस उत्सर्जित हुई है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। समझ में आया आपको। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो देखा जाए तो आपने सबसे पहले पढ़ लिया कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो किस प्रकार धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फिर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर
आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि जब धातु जो है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहे थे हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, तो हाइड्रोजन गैस का क्या परीक्षण है ये पढ़ लिया हमने। और इसमें हमको मिली थी CO2 गैस, और CO2 गैस के भी हमने परीक्षण पढ़ लिए। वो कितने परीक्षण थे आपके पास? 2। पहला परीक्षण तो वही था जिसमें हमने क्या देखा कि दूधिया हो जाता है अगर हम इसको चूने के पानी से गुजारते हैं। और अगर दूसरा गुण कौन सा है कि जब हम इसको जलती हुई मोमबत्ती के सामने लेके आते हैं तो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी ये टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। जब